नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश फिर एक बार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्कैरी स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसे बस ड्राइवर की कहानी है जिसे रास्ते में भूत मिलते नहीं बल्कि वो भूत उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और फिर उसके साथ जो कुछ होता है वो वाकई में इतना डरावना होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। ये कहानी है एक रमेश नाम के बस ड्राइवर की। तो इसके आगे की कहानी हम रमेश की ज़ुबानी ही सुनते हैं। जब से मैंने बस चलानी शुरू की थी, रात की ड्यूटी हमेशा से मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा रही है। मैं रमेश एक गरीब आदमी हूँ और बस ड्राइवर की नौकरी ही मेरा सब कुछ है। पर उस रात ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का समय था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। पर क्या करता, मजबूरी थी। इस डर को नज़रअंदाज करके बस चलानी ही थी। उस रात मेरी ड्यूटी एक ऐसे इलाके में थी जो पहले ही कई भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। पर मैंने सोचा कहानी ही तो है, इसलिए मैं असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो रात मेरे लिए एक खौफनाक हकीकत लेकर आई। बस की सीट पर बैठते ही एक अजीब सा डर मन में घर कर गया। बारिश की बूंदें बस की खिड़कियों पर गिर रही थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। ये वही समय था जब हर रोज़ मैं सोचता था कि क्यों मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ देता। पर परिवार की ज़रूरतें और मजबूरी के चलते ये सोच अधूरी रह जाती। बस जब अपनी गति से चलने लगी तो मैं धीरे धीरे पीछे बैठे यात्रियों को देखने लगा। अधिकतर मज़दूर थे जो अपने गांव लौट रहे थे। कुछ जाने पहचाने चेहरे थे जो रोज बस में चढ़ते थे, लेकिन एक दो अनजान चेहरे भी दिख रहे थे। उनमें से एक आदमी जो सामने की सीट पर बैठा था अजीब तरह से बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी निगाहों में कुछ था जो मुझे असहज कर रहा था, पर मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थी। मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत और उसकी छोटी बच्ची पर पड़ी। मुझे अभी भी याद है, वो औरत और बच्ची इतनी रात को बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे खड़ी थी। मन में कई सवाल उठे। क्या वे किसी मुसीबत में है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मेरे कंडक्टर सुरेश ने मुझसे कहा, रमेश इन्हें मत चढ़ाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक दया उमड़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को और इस भयानक मौसम में इन्हें यूं छोड़ना सही नहीं होगा। मैंने बस रोक दी और उन्हें अंदर बुलाया। जब वो औरत और बच्ची बस में चढ़ी तो मैंने गौर किया कि उनके चेहरे एकदम भावहीन थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अब भी याद है। उनकी वेशभूषा पुरानी थी और वे भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अनजाना सा डरावना भाव था। फिर भी मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया और बस आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, एक एक करके सभी यात्री अपने अपने गांव में उतरते चले गए। अब बस में केवल मैं, सुरेश और वो औरत और उसकी बच्ची रह गए थे। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। हर बार जब मैं रियर व्यू में मिरर में उनकी तरफ देखता तो उनके चेहरों पर वही अजीब भाव दिखाई देता। वो मुझे अंदर तक ही हिला कर रख देता था। मैंने सुरेश से कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? ये औरत और बच्ची, इनके चेहरे पे कुछ तो गड़बड़ है। सुरेश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ रमेश,
ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी इनसे छुटकारा पाना चाहिए। तभी अचानक पहाड़ी रास्ते पर एक बड़ा मिट्टी का ढेर गिरा और सड़क ब्लॉक हो गई। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया और बस रुक गई। हम दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वो औरत अचानक खड़ी हुई और बोली, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। आप लोग चाहे तो रात वही गुजार सकते हैं। सुबह होते ही हम फिर से यहाँ से जा सकते हैं। मैंने और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। सुरेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, रमेश, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। यह जगह सही नहीं लग रही। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बारिश इतनी तेज हो रही है और बस में रहना सही नहीं होगा। चलो थोड़ी देर उस औरत के घर चलकर देखते हैं। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों ने बस से बाहर कदम रखा और उस औरत और बच्ची के पीछे चलने लगे। चारों ओर अंधेरा था और केवल उस औरत के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रास्ता इतना घना और ऊबड़ खाबड़ था कि हर कदम डरावना महसूस हो रहा था। पर वो औरत और बच्ची जैसे कि सीधे और खुले रास्ते पर चल रही हो, बिना किसी दिक्कतों के आगे बढ़ रही थी। हम आखिरकार एक पुराने जर्जर घर के पास पहुंचे। वो घर, उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो घर इतना पुराना और सुनसान था, मानो वर्षों से उसमें कोई बसा न हो। चारों ओर घना जंगल और घर की दीवारें काई से ढकी हुई थी। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजों पर जंग लगा हुआ था। वह औरत बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। सुरेश ने डरते हुए मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे अंदर गए। घर के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। हर दीवार पर मकड़ी के जाले और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सुरेश ने डरी हुई आवाज़ में कहा, रमेश, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह होते ही यहाँ से हम निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो औरत एक बर्तन में कुछ खाना लेकर आई। जब उसने वो खाना हमारे सामने रखा तो उसकी गंध से ही मेरा मन खराब होने लगा। वो खाना इतना अजीब, चिपचिपा, बदबूदार और उसका स्वाद भी, अरे वो किसी खाने की चीज़ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सुरेश ने तुरंत शिकायत की, ये क्या है? ये तो खाने लायक भी नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने बर्तन में झांक कर देखा और जो मुझे उस समय दिखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो बर्तन, उसमें इंसानी उंगलियां थी। मुझे समझ आ गया कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। रात गहराती जा रही थी और मेरे दिल का डर भी बढ़ता जा रहा था। सोचना मुश्किल हो रहा था कि अब क्या किया जाए। डर के मारे मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे, लेकिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक किसी के चबाने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने धीरे से आंखें खोली और जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। वो औरत और बच्ची सुरेश के शरीर को खा रही थी। उनके हाथ खून से सने हुए थे और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मेरा खून जम सा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था कि अब मैं क्या करूं। अब बस एक ही ख्याल था, बचना। मैंने सोचा कि अचानक दरवाजे से बाहर भाग सकता हूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो मुझे पकड़ लेगी। फिर सोचा कि खिड़की से कूद सकता हूं, पर खिड़की इतनी ऊंची थी कि वहां से गिरते ही
जान चली जाती। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मैं बचने के नए नए तरीके सोचता, वैसे वैसे मेरे दिमाग में डर और गहराता जाता। हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बचने के लिए इस खतरनाक भूतों के साथ बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, मेरे डर का एहसास और गहराता जा रहा था। मैंने तय किया कि अगर मुझे बचना है तो मैं किसी भी कीमत पर भागूंगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक योजना में शामिल किया। मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत धीमे और बिना किसी आवाज के उठूं और दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करूं, तो शायद वो मुझे देख नहीं पाएगी। लेकिन मेरे हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। मैंने धीरे धीरे अपने पैर उठाए, लेकिन तभी अचानक से वो बच्ची जो अब तक सुरेश के शरीर पर झुकी हुई थी और उसका मांस खा रही थी, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो वही अजीब चमक थी जो मुझे पहले भी दिखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं हिला नहीं। बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो गया। वो बच्ची अपनी माँ की ओर मुड़ी और कुछ फुसफुसाई। मेरी धड़कनें रुक सी गई। मैंने सोचा, अब तो मैं गया, ये दोनों अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। पर तभी जैसे किसी चमत्कार की तरह वो दोनों अचानक से हंसने लगी और कमरे से बाहर चली गई। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं इतनी डर के मारे मर ही जाऊंगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, मानो वो मेरे इस कदम का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अब वो मुस्कान नहीं, बल्कि एक भयानक क्रूरता थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कि अब तो मेरी मौत पक्की है। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी मेरी नज़र खिड़की की ओर पड़ी, जो पहले बंद थी लेकिन अब खुली थी। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कूद सकूं तो शायद बच सकूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से खिड़की की ओर दौड़ लगाई। वो औरत मुझ पर झपटी, लेकिन मैं खिड़की से बाहर कूद गया। जमीन पर गिरते ही मेरे पैरों में बहुत जोर का दर्द हुआ, पर मैंने खुद को संभाला और दौड़ता रहा। पीछे से वो औरत और बच्ची की चीखें मुझे सुनाई दे रही थी, जो मेरे खून को जमा देने वाली थी। मैं बेतहाशा दौड़ रहा था, जैसे मौत मेरे पीछे हो। जंगल इतना घना था कि एक पल को लगा कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अंधेरे में मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं दौड़ता रहा, बस दौड़ता ही रहा। मेरी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें इतनी तेज हुई थी कि मुझे लगा कि अब बस यही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद भगवान मुझ पर दया कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे जंगल से बाहर का रास्ता दिखा। वो एक छोटा सा गांव था, जिसमें झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस ओर दौड़ लगा दी। गांव के पास पहुंचते ही मैं गिर पड़ा। मेरे पैरों में दम नहीं बचा था और मेरी सांसें उखड़ रही थी। कुछ गांव वाले मेरी तरफ दौड़ते हुए आए और मुझे उठाया। मैं कांपते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी आवाज़ गले में ही फंसी हुई थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, वो औरत और बच्ची मुझे मार डालेगी। गांव वाले मेरी हालत देखकर समझ गए कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने मुझे एक झोपड़ी में ले जाकर पानी पिलाया और पूछा क्या हुआ था और कौन थी वो औरत और बच्ची। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई।
और वो कहानी सुनते ही उनके चेहरे के रंग उड़ गए। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें नहीं पता, वो औरत और बच्ची कोई इंसान नहीं थे। कई साल पहले इस गांव के पास ही उनका घर था। वो औरत अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन कहते हैं कि वो दोनों शैतान के उपासक थे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उन दोनों को जलाकर मार डाला, पर उनकी आत्माएं अब भी इस इलाके में भटकती है और लोगों को मार देती है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर मेरा खून जम गया। मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में था और मैं सुरेश को तो खो ही चुका था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा था कि मैं जिंदा बच गया था, पर उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी तो वही डरावने सपने, वही औरत और बच्ची का चेहरा मेरे सामने घूमता रहता। मैं अब भी बस चलाता हूँ, पर रात की ड्यूटी करने से पहले 100 बार सोचता हूँ। हर बार जब मैं किसी अजनबी को अपनी बस में देखता हूँ तो वही खौफनाक रात याद आ जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो औरत और बच्ची अभी भी मेरे बस में सवार है, किसी कोने में बैठी, बस मेरे अगले कदम का इंतज़ार कर रही है। और तब मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, जैसे वो अब भी मेरे बहुत करीब हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी बस ड्राइवर रमेश की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये कहानी भी पसंद आएगी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वो एक ऐसे शापित गांव और आत्माओं के भूल भुलैया में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।